जिसे लगता है कि ओवैसी जेल से ही इस फसाद को अंजाम दिलवा रहा है। पूरे हैदराबाद की अराजक स्थिति है और ओवैसी के समर्थक कभी भी किसी खूनी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में बुधवार को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थकों ने मीडिया पर हमला किया था। यह घटना अदालत के बाहर हुई। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमआईएम का विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी आदिलाबाद के ही एक जेल में बंद है। बुधवार को आदिलाबाद अदालत के बाहर मीडिया इस मामले के कवरेज के लिए पहुंची थी। इस दौरान एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के समर्थक भी भारी संख्या में अदालत के बाहर जुटे थे। ओवैसी समर्थकों की ओर से मीडिया पर पथराव शुरू कर दिया गया, जिसमें मीडिया की ओबी वैन सहित कई वाहनों पर भी पथराव किया गया, जिससे कई ओबी वैन को भी नुकसान पहुंचा। पथराव में कुछ मीडिया कर्मियों की भी घायल होने की सूचना है। यही नहीं, ओवैसी समर्थकों ने उस समय भी अस्पताल में तोड़फोड़ किया था, जब इलाज के लिए ओवैसी को वहां भर्ती कराया गया था। विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मंगलवार देर रात ही ओवैसी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दूसरी तरफ ओवैसी की गिरफ्तारी के बाद हंगामा काट रहे उसके समर्थकों को भी पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया था। पुलिस के द्वारा हैदराबाद के कुछ हिस्सों में एहतियातन धारा 144 लगा दिया गया है। इन सारे मामलों से सवाल यह उठता है कि पुलिस मामले के बिगड़ जाने के बाद ही हरकत में क्यों आती है। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कुछ एहतियात बरते होते तो शायद सरकार और प्रशासन को इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती और वह भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खतरा नहीं बनता। शायद यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की ही नीति का देन है, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरविंद प्रताप की रिपोर्ट। जी हाँ, जिसका खामियाजा पूरा देश इस वक्त भुगत रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन दंगाइयों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या प्रतिकूल कदम उठाए। इससे भी बड़ा सवाल यह कि जब इंडिया गेट पर आप प्रदर्शन करने जाते हैं तो धारा 144 लगा दी जाती है कि इस तरह का किसी का कोई नुकसान ना हो, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना हो, देश का नुकसान हो, जनमानस की हानि ना हो, जन की क्षतिपूर्ति किसी तरह से कराई जा सके। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि हैदराबाद पुलिस को इस बात की आशंका थी कि यहां पर इस तरह के दंगे भड़क सकते हैं, इस तरह से ये दंगे फैलाए जा सकते हैं और यहां पर इस तरह की बातें भी सामने आ सकती है। लेकिन फिर भी क्यों आखिरकार पुलिस ने एहतियातन कदम नहीं उठाए? कई सारे सवाल हैं और उसके पीछे कई सारे पर्दे के पीछे बातें भी हैं। इन सब छिपे हुए बातों को हम उजागर करेंगे और बातचीत करेंगे इस पर खुलकर और पड़ताल करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए बालाजी मिश्र हैं इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। बालाजी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि जो ओवैसी समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं उलझुल हरकत कर सकते हैं, घटिया हरकत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन कदम क्यों नहीं लिए गए? पहला सवाल। अब पुलिस की तरफ से जो इंतजाम थे, जो एहतियातन कदम उठाए गए थे, वो अपर्याप्त साबित हुए। जी, पुलिस को निश्चित रूप से इस बात का अंदेशा था और कल से ही एक रेड अलर्ट सा जारी किया गया था पुलिस महकमे के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत। लेकिन जो इंतजाम थे पुलिस के द्वारा किए गए वो अपर्याप्त थे और निश्चित रूप से जिस तरह से आदिलाबाद में आज मीडिया के वाहनों पर हमला किया गया, ये देश में एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत है। मुंबई में भी जब आजाद मैदान में बांग्लादेशियों के समर्थन में वहां पर लोगों ने एक रैली की थी, वहां पर एक बहुत बड़ा जनसभा की थी उन लोगों ने जी। उसके बाद भी आजाद मैदान में ठीक ऐसी ही घटना हुई थी जहां मीडिया के वाहनों को निशाना बनाया गया था, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया था और जो आम आदमी वहां से गुजर रहे थे उनको बुरी तरह से पीटा गया था। उस मामले में सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। एक साधारण सी घटना मान करके एक लीपापोती का प्रयास वहां पर मुंबई में किया गया और ऐसी घटनाएं दूसरी बार ये घट रही है आदिलाबाद में। मीडिया वाहन पर इंटेंशनली जिस तरह से एक खास वर्ग के लोगों के द्वारा और एक खास नेता के उकसावे पे इस तरह का हमला किया गया है मीडिया के ऊपर आदिलाबाद में, तो बिल्कुल एक शर्मनाक परंपरा शुरू हो रही है कि मीडिया को निशाना बनाया जाए क्योंकि वो बेबाक रिपोर्टिंग करता है, बेबाक रिपोर्टें दिखाता है और ऐसे लोग जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, निराश हैं और देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, उनका सबसे पहला निशाना मीडिया ही होता है क्योंकि मीडिया इन खबरों को एक तरह से बेबाक तरीके से दिखाता है। मुझे लगता है कि आदिलाबाद में जो घटना हुई है, सुदर्शन न्यूज
की तरफ से लगातार ऐसी खबरें दिखाई जा रही थी, तो प्रतीकात्मक रूप से मीडिया को वहां पे निशाना बनाया गया। वहां सुदर्शन न्यूज का ओबी वैन तो मौजूद नहीं था, लेकिन मीडिया के लोग थे। तो निश्चित रूप से एक गलत परंपरा की शुरुआत है, और पुलिस की जो वहां पर व्यवस्था थी वो इतनी मजबूत नहीं थी और इतनी पर्याप्त नहीं थी कि ऐसे उग्र जो वहां पे लोग थे, जो समर्थक थे ओवैसी के, उनसे निपट पाती। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज नहीं कहेंगे, हल्की झड़प हुई, हल्का बल प्रयोग किया और किसी तरह से उस पूरे मामले को वहां पे शांत किया गया। लेकिन पूरे आंध्र प्रदेश में जो आज स्थिति है, विशेषकर आदिलाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद में, जहां MIM का वर्चस्व है, जहां उनका प्रभाव है, उन इलाकों में बड़ी स्थिति गंभीर है, बहुत नाजुक है और बिल्कुल रेड अलर्ट की वहां पे स्थिति है। कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। वैसे पुलिस की तरफ से काफी चौकसी है, लेकिन जो MIM के समर्थक हैं अपने इन कुकृतियों के लिए विख्यात हैं। पहले भी लगातार कई वहां पे दंगे हो चुके हैं उन इलाकों में। उन थोड़ी सी बात की, छोटी छोटी बात पर उन इलाकों में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा कर देना इनका काम है, इनका शगल है एक तरह से कह लें। तो आज स्थिति वहां पे काफी नाजुक और चिंताजनक है। जी, बने रहे हमारे साथ बालाजी। आपसे दोबारा बातचीत करेंगे और हम खबरों की पड़ताल तक जाने की कोशिश करेंगे, खासकर इस मसले को जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। इस वक्त हमारे साथ हिंदू मुनानी पार्टी के अध्यक्ष हरि सिंह हिंदू जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो क्या बातें यहाँ रखना चाह रहे हैं। हरि सिंह जी, पहले तो सुदर्शन न्यूज में स्वागत है आपका, और ये बताएं क्या आप जानकारी देना चाह रहे हैं। हरि सिंह जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए, हरि सिंह से लगता है उनसे हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, उनसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं बालाजी के पास। बालाजी, दो सवाल हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि लोकतंत्र के स्तंभों की रक्षा होनी चाहिए, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या फिर विधायक। तो ये तीन जो स्तंभ होते हैं बेहद खास होते हैं। इसके साथ चौथा स्तंभ लोकतंत्र को माना गया और 4 स्तंभों पर लोकतंत्र टिका हुआ है। सबसे पहला सवाल, क्या मीडिया सॉफ्ट टारगेट होता है? ऐसे मसलों पर मीडिया के लोगों को खासकर निशाना बनाया जाता है। आपने बोला कि चूंकि बेबाक राय मीडिया रखता है इसलिए मीडिया सॉफ्ट टारगेट ऐसे लोगों का बनता है। दूसरा ये सवाल कि अगर सबको पता है कि मीडिया पर हमला हो सकता है तो क्यों पुलिस प्रशासन मीडिया की सुरक्षा में नाकाम रहता है? चूंकि हम लोगों को जगाने का काम करते हैं, हम चाहते हैं कि जहां अंधकार है वहां जो जागरूकता की रोशनी है वो जरूर पहुंचे। हम इसी काम को अंजाम देते हैं और इस बात के लिए हमारे ओबी वैन्स जलाए जाते हैं। हमारे मीडिया जो साथी होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है और उन पर हमले भी किए जाते हैं। इन दोनों मसलों पर यह जरूरी नहीं है कि सरकार ये पुख्ता करे कि हमारी सुरक्षा के मानक तय हों और जहां भी हम जो कुछ भी बताएं या जो कुछ भी करें उस पर समर्थन मिले प्रशासन का। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये मानक तय होने चाहिए, लेकिन मीडिया के लिए सुरक्षा के मानक तय करेगी सरकार जी, और सरकार इस दिशा में कोई उत्साहजनक पहल सरकार की तरफ से दिखता नहीं है। आप कोई मानक तय करें या ना करें, पहले से जो कानून बने हुए हैं, जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं को अगर सख्ती से उसका पालन किया जाए जी, और इसके अंतर्गत अगर कोई उल्लंघन का कोई मामला आता है तो उसको सख्ती से अगर निपटा जाए जी, तो मुझे नहीं लगता है कि अलग से मानक तय करने की जरूरत पड़ेगी। जी, मुंबई में की जरूरी है। मुझे लगता है कि मुंबई में आजाद मैदान में जिस तरह से मामला हुआ, जिस तरह से मीडिया वाहनों को जला दिया गया, मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़ दिए गए, उनके साथ बदसलूकी की गई, महिला रिपोर्टरों के साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई जी, उन अपराधियों का क्या हुआ? जी, बड़ा सवाल है। और दिक्कत इस बात की है बालाजी कि उन अपराधियों का कुछ होता नहीं है, इसलिए ऐसे मसले बार बार सामने आते हैं। देखिए, इस बार एक बार फिर से मुंबई में जो कुछ हुआ उसे हम भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार हम किस स्थिति में हैं। हमारे साथ हरि सिंह फिर से जुड़ चुके हैं, हिंदू मुनानी पार्टी के अध्यक्ष हैं हरि सिंह हिंदू, उनसे बातचीत करते हैं। हरि सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय रखना चाहते हैं आज आप? नहीं, इस मसले पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोगों को कानून का जब तक डर नहीं होगा तब तक ये लोग ऐसी हरकतें करते रहेंगे
और अगर इस अकबर ओवैसी की बात करें, अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करें, तो ऑलरेडी इसके संबंध में 2002 में इसके खिलाफ भी मुकदमे हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज के मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पहुंच की वजह से आज दिन तक कानून का हाथ इसके गिरबान तक नहीं पहुंचा है और सरकार सक्षम भी नहीं है कि खुलेआम सरकार को चुनौती देता है। जो हम महात्मा गांधी के देश में रहते हैं और महात्मा गांधी के आदर्शों की जो पार्टी बात करती है कांग्रेस, उसी पार्टी के ये एक सहयोगी है। और महात्मा गांधी चाहते थे कि ये देश में राम राज्य की स्थापना हो और ये व्यक्ति इस देश में राम की पूजा करने पे रोक लगाता है। ये जिस इलाके से संबंधित व्यक्ति है जी हरि सिंह जी, पूजा तो बहुत दूर की बात है, ये तो मानने तक को तैयार नहीं कि राम के जैसा कोई शख्स भी था, राम हमारे देश में थे भी या नहीं थे, ये तो इस बात पर भी राजी नहीं है। नहीं, मैं जी बिल्कुल, मैं बिंदास बोल देख रहा था जी। उस वक्त एक हैदराबाद से महिला स्काइप पे बात अपनी रख रही थी। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति इतना गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है कि हमारा उस इलाके में दीपावली को पूजा करना बंद करवा दिया इसने। ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है, यानी इसको कुल मिला के कानून का बिल्कुल डर नहीं है, खौफ नहीं है, बिल्कुल कानून का बिल्कुल खौफ नहीं है इस व्यक्ति को। जी हरि सिंह जी, मसले में आपका थोड़ा समय लूंगा मैं जी, बताएं। जब तक हिंदू संगठन एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ऐसी शक्तियां और भी ऐसे हिंदुओं का अपमान करती रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरि सिंह जी इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो हरि सिंह जी हमारे साथ हिंदू मनानी पार्टी के अध्यक्ष जुड़े हुए थे। बहुत साफ तौर पर साफगोई से उन्होंने कहा कि मजबूत होने की जरूरत है, देश को एक करने की जरूरत है, तभी इस तरह से फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला किया जा सकता है, वरना इस तरह की ताकतें हमारा नुकसान करती रहेंगी, देश का नुकसान करती रहेंगी। ये बहुत जरूरी है कि इस पर कुछ कठोर कदम उठाए जाएं। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आखिरकार इस पार्टी का इतिहास क्या रहा है, इस पार्टी ने इतिहास में क्या कुछ हासिल किया, कैसे विवादों से इसका नाता रहा और कैसे इस पार्टी को बैन तक कर दिया गया था। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं MIM की, यानी कि उस पार्टी की जिसने हैदराबाद में इस वक्त आतंक फैला रखा है। वैसे ये पार्टी बहुत नई नहीं है, आपको बता दें 80 साल पहले इस पार्टी का साल 1928 में गठन किया गया था। और एक आपको वाकया एक और बता दें आपको, 1928 में जब इस पार्टी का गठन किया गया था तब इस पार्टी में AI यानी कि ऑल इंडिया नहीं जुड़ा हुआ था, ये सिर्फ MIM के नाम से जाना जाता था। और इस पार्टी का एक ही मकसद था कि हैदराबाद को भारत में एक मुस्लिम राज्य के तौर पर घोषित कराया जाए। ये एक ऐसा मकसद था जिसे आज तक पूरा नहीं होने दिया गया। लेकिन इसी बीच इस दौरान 1948 के बाद इस पार्टी को बैन भी कर दिया गया। 1957 में एक बार फिर से इस पार्टी से बैन हटा लिया गया। इसने जब ऑल इंडिया अपने पार्टी के सामने जोड़ा तब इस पार्टी के सामने से बैन हटा लिया गया और इसके बाद इस पार्टी की ताकतें धीरे धीरे बढ़ती रही। आज के हालात की अगर बात करें तो 7 विधायक इस वक्त विधानसभा में, हैदराबाद विधानसभा में, आंध्र प्रदेश विधानसभा माफ कीजिएगा, इस वक्त हैं 7 विधायक और एक लोकसभा में है जो एक इसका सांसद है जो इसका बड़ा भाई बताया जा रहा है। और एक चीज और आपको जानकारी दे दें, साल 1984 के बाद से हैदराबाद लोकसभा सीट पर इसी पार्टी का कब्जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से लोगों को इसने बरगलाया। बालाजी हमारे साथ लगातार बने, उनके पास चलते हैं। बालाजी, इस पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि इसका मकसद बस एक ही है कि हैदराबाद को मुस्लिम राज्य के तौर पर यह घोषित कराए और बाद में उसे भारत से अलग करा ले। इसकी मंशा सबको पता थी। 1948 में इस पर बैन भी लगा दिया गया जब भारत आजाद हुआ, जब हैदराबाद को भारत में मिलाया गया निजामों से, उस वक्त तक ठीक था। 1957 के बाद इसे आजाद कर दिया गया, इसे एक राजनीतिक पार्टी करार दे दी गई। और जब इस पार्टी की शुरुआत हुई थी साल 1928 में, तब इसने एक धार्मिक पार्टी के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना चोला बदल लिया, इसका राजनीतिकरण कर दिया गया और आज जो आलम है वो आप भी देख रहे हैं। एक काला इतिहास है, एक विवादों वाला इतिहास है और ताकत जिस ताकत की हम बात करें, जिसके दम पर ये सब कुछ कर रहा है, खुलेआम बोलता है, हैदराबाद में दंगे भड़काता है, इस ताकत के पीछे वो 7 विधानसभा के सदस्य हैं और एक लोकसभा का मेंबर है। क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इसके इतिहास पे आपने प्रकाश डाला। एक चीज छूट गई वो मैं पूरा कर देता हूं। जी बताएं। बिल्कुल। इस पार्टी का सही इलाज भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जी। 48 से 57 तक इस पार्टी के ऊपर बैन था। जी। और इस पार्टी का उस समय का जो मुखिया था, उस मुखिया को सरदार पटेल ने जेल में डाल दिया।
जी। और लगातार उसकी तरफ से कोशिशें होती रही कि वो जेल से उसे निकलने दिया जाए। जी। तो सरदार पटेल ने उसके सामने शर्त रखी कि तुम्हें जेल से हम निकाल तो देंगे, लेकिन तुम्हें भारत में नहीं रहने देंगे। जी। वो व्यक्ति जेल से निकला और पाकिस्तान में उसने राजनीतिक निर्वसन के रूप में, एक राजनीतिक शरण के रूप में एप्लीकेशन दिया और बाद में उसे पाकिस्तान में शरण मिल गया और उसे देश छोड़कर जाना पड़ा। जी। सरदार पटेल अब तो गृह मंत्री नहीं है, लेकिन उनकी याद आज के इस दौर में बहुत आती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फिरका परस्तों को उनके ऊपर अंकुश लगाया था और जिस तरह से देश टुकड़े टुकड़े में बट रहा था आजादी के बाद, 741 रियासतों में जी उन्होंने देश को एकीकृत किया था। जी। और हैदराबाद के जो निजाम हैं, जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, जी, उनका जिस तरह से सरदार पटेल ने इलाज किया था, जी, आज वैसे ही इलाज की जरूरत अकबरुद्दीन ओवैसी और ऐसे ही फिरका परस्त लोगों को है। जी। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, बड़ी विडंबना है कि सरदार पटेल जैसी सोच वाले न तो व्यक्ति हैं, कांग्रेस खुद जिसके वो नेता थे सरदार पटेल, कांग्रेस खुद उनके सिद्धांतों नहीं मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं और तुष्टीकरण की नीति पे उतर आई है। तो ऐसे में ऐसे ओवैसी तो पैदा होंगे ही। हरि सिंह फोन पे बोल रहे थे कि इसको कानून का डर नहीं है। कानून का डर इस व्यक्ति को क्यों होगा? मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जी, यही सवाल मैंने भी किया था बालाजी। कानून का डर कैसे होगा? 7 सदस्य हैं विधानसभा में, एक लोकसभा में है, कानून का खौफ कैसे आएगा? सदस्य का ज्यादा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियों के उससे भी ज्यादा विधानसभा में सदस्य हैं जी, लेकिन उनको कानून का डर है, संविधान में आस्था है। इसको डर क्यों नहीं है? कारण आप सुन लीजिए जी, बताएं। पटनचेरू पुलिस स्टेशन में 2005 में इसके खिलाफ FIR नंबर 130 में मामला दर्ज हुआ। जी। धारा लगाए गए 147, 153A, जो धारा इस मामले में भी लगा है, 353, 290, 295A, 186, 341, 504, 506, ये सब IPC की धाराएं। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 7 के अंतर्गत धाराएं लगाई गई। सारे नॉन अवेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं। उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट हुआ, कोर्ट का आदेश हुआ कि इसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आज तक ये गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कितनी बड़ी विडंबना है जी। तो ऐसे में इन अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसी कारण इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। 4 मीनार में 2006 में FIR दर्ज हुआ, पंजा गुट्टा में 2007 में FIR दर्ज हुआ IPC की धारा के अंतर्गत, लेकिन आज तक इसे गिरफ्तार करने की हिम्मत पुलिस को नहीं हुई थी। सुदर्शन न्यूज की मुहिम के बाद देश भर में जो मीडिया में बवंडर उठा जी, और सरकार के ऊपर एक तरह का दबाव पड़ा, तो आज इस बार इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी में भी एक सॉफ्ट हैंडलिंग की जा रही है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसने कोर्ट की जो अवमानना की, कोर्ट में पेश नहीं हुआ। कई मामले कि मैंने सिर्फ 3 आपको एग्जांपल दिए, इसके अलावा और कई मामले हैं इसके खिलाफ, आज तक इसके खिलाफ वारंट को एग्जीक्यूट नहीं करा सकी वहां की पुलिस। न तो सरकार में कमिटमेंट दिखा, न पुलिस वो काम करा सकी। तो ऐसे में इन अपराधियों का जो मनोबल वो बढ़ना तय है और जरूरत है। जो पहले से कानून बने हुए, इनके खिलाफ कोई नए कानून की आवश्यकता नहीं है जी। पहले से जो कानून बने हुए उनके खिलाफ उनका कड़ाई से पालन किया जाए और इस व्यक्ति को समझाया जाए कि कानून ये होता है जी। तुम विधानसभा में चुन लिए गए हो, जनता ने तुम्हें चुना है, ये अच्छी बात है जी। विधानसभा में जो जनता का बहुमत है उसका लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि संविधान और कानून का तुम मखौल उड़ा दो और उसका तुम मजाक बना के रख दो। जी बालाजी, ये बात हमने जो बातचीत की अभी, हमने जो तर्क दिए, हमने जो तथ्य यहाँ पर रखे, उससे एक बात तो तय हो गई कि जैसे जैसे समय बदला, वोट की राजनीति बनती गई, नेता भी मौका परस्त होते चले गए और कहीं ना कहीं देश से अब वोट की वजह से या सत्ता की लालच में देश की संप्रभुता, एकता से समझौता करने का वक्त भी आ गया। यही वजह है कि ये आराम से घूमता रहा और सरकार की शय से मिलती रही। ये तमाम चीजें मानने लायक बातें हैं। ये बिल्कुल, ये न सिर्फ आराम से घूमता रहा बल्कि सरकार इसके समर्थन से चलती रही जी। बिल्कुल। जहां तक सिद्धांतों की राजनीति की बात है, मैं सरदार पटेल की जिक्र कर रहा था। सरदार पटेल जैसे गृह मंत्री की या प्रधानमंत्री हम कहें, या उनके जैसे आदर्शों पर चलने वाले नेताओं की जरूरत है। आज देश भर में सरदार पटेल के आदर्श पे चलने वाले सिर्फ 5 नेता पैदा हो जाएं, 5 नेता हो जाएं और उनके अनुसार अगर राजनीति हो तो देश का आज भी कायाकल्प हो जाएगा, काया पलट हो जाएगा। ओवैसी जैसे जो देशद्रोही हैं वो दुम दबा के देश छोड़कर भागते नजर आएंगे जी। इसकी ये मजाल नहीं थी
मैंने आपको बताया कि एमआईएम का जो संस्थापक था जी, उस समय एमआईएम हुआ नवाब महमूद खान 1928 में स्थापना। नहीं, उसके बाद मैं नाम भूल रहा हूं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्षमा करेंगे। उसके बाद सरदार पटेल ने उनको जेल भिजवा दिया। 7 साल तक वो 9 साल तक वो जेल में रहे और बराबर वो गिड़गिड़ाते रहे कि जेल से निकाला जाए। पटेल ने कहा कि देश में तुम्हें रहने का तभी अधिकार मिलेगा जब तुम देश में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम देशद्रोही हो। एक और जेल से तब निकाला जाएगा जब तुम देश को छोड़ोगे। जी, एक और सवाल बालाजी, इच्छा शक्ति की कमी क्यों हो गई? आखिरकार कहां खो दिया आज के राजनेता ने उस इच्छा शक्ति को, जो इच्छा शक्ति उस समय हुआ करती थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम कर दिखाया था, जिसका हर कोई मुरीद हो गया था। और आज उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को हर देशवासी, हर राष्ट्रभक्त तलाश रहा है। आज के नेताओं में कहां कमजोर पड़ गए आज के नेता, किस मामले में? देखिए, आज की राजनीति में उस समय की जो राजनीति थी, देश तुरंत आजाद हुआ था और आजाद होने के बाद देश के लोगों में एक ललक थी कि देश को आगे बढ़ाएंगे, प्रगति के मार्ग पे ले जाएंगे। उस समय फिरका परस्ती नहीं थी, उस समय मजहब की राजनीति नहीं थी, उस समय देश के एकता, देश की अखंडता, देश की प्रगति, सम्मान, राष्ट्र गौरव की राजनीति थी। जी, उस समय की राजनीति में शुचिता थी, सिद्धांत की और मूल्यों की राजनीति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हुआ करते थे उस समय। आज राजनीति का अवमूल्यन हुआ है, विकास की राजनीति आज नहीं रह गई है, सिद्धांतों की राजनीति तो होती नहीं, मूल्यों की बात आप मत करें। आज वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। एक वर्ग विशेष को, एक संप्रदाय विशेष को, एक जाति विशेष को संतुष्ट करने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपनाएं, इसकी राजनीति हो रही है। इसी कारण से ऐसे जो मतलब परस्त हैं, फिरका परस्त हैं, लोगों को कौमों में बांटने वाले लोग, मजहबों में बांटने वाले लोग आज राजनीति में फल फूल रहे हैं। नहीं तो ऐसे देशद्रोहियों की पार्टी के 7 एमएलए कैसे चुन लिए गए? जिन लोगों ने वोट डाला उसको इस पार्टी का राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से पता है। ये भी देखें बालाजी, 1984 से हैदराबाद की लोकसभा सीट पर कब्जा है, तो ये भी एक बड़ी बात है। और अगर ताकत का आधार देखा जाए तो ये भी एक ताकत का आधार हो सकता है, जो से बेखौफ जबान खोलने की इजाजत देता है। ये धर्म की राजनीति करता है। सिर्फ ये अकेला नहीं है अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। अभी असम में जब दंगे हुए थे तो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में, लोकसभा में सभी सांसदों के सामने ये बयान दिया था कि असम में जो दंगे हो रहे हैं वो मुस्लिम युवाओं का आक्रोश है। जी, अगर आप इसे युवाओं का आक्रोश कहेंगे तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए कौन है? जी, कई सारे सवाल हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को अल्पसंख्यक होने के नाते उसका संरक्षण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि भारत में 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं। कोई भी पुलिस अगर बांग्लादेशी को देखे तो उसे गिरफ्तार करे और बांग्लादेश को डिपोर्ट कर दे। बिल्कुल, कई सारी बातें की जरूरत है। बिल्कुल, कई सारी बातों को में बयान दिया था। किसी मीडिया ने सुदर्शन न्यूज के अलावा एक और अंग्रेजी चैनल है, इन दोनों चैनलों के अलावा और किसी ने उठाया, बल्कि कई सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है। बालाजी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो कई सारी चीजों की जरूरत है और एक चीज की जरूरत है जिसे आज हर राष्ट्रभक्त आज याद कर रहा है, और उस शख्स का नाम है वल्लभ भाई पटेल, जो उस दौर के गृह मंत्री हुआ करते थे और जिन्होंने एमआईएम को वो रास्ता दिखाया था जो आज दिखाए जाने की जरूरत है। देखना यहां पर दिलचस्प होगा कि आज सरकार क्या फैसला करती है और आगे किस तरह से इसकी रणनीति को कुचलती है। खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।